एसएससी सीजीएल 2024 17,727 वैकेंसी नहीं, सरकारी नौकरी। आज सरकारी नौकरी सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि जरूरत है हर एक बेरोजगार की। अपने ख्वाबों को मुकम्मल करने के लिए, माँ बाप की उम्मीदों को पूरा करने के लिए, रिश्तेदारों के सवालों के मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। मोबाइल इंटरनेट के सही इस्तेमाल से जिंदगी को बदलना सीखना। इस बार नौकरी लेना बाकी सालों की तुलना में सचमुच आसान है, अगर बचा हुआ वक्त हमने सही दिशा में झोंक दिया तो। मुद्दा है हर हाल में प्री क्वालिफाई करने का। वैकेंसी इतनी ज्यादा है और अभी और बढ़ेंगी, तो कट ऑफ कम जाने के आसार है। अगर सिलेक्शन हर हाल में तय हो जाए कि मुझे लेना ही है, तो उसके लिए एक काम करना पड़ेगा, वो है प्रैक्टिस से रिवीजन तक का सफर, और वो हम कराएंगे ओनली ऑन यूट्यूब चैनल एसएससी अभिनंदन। हम लेकर आ रहे हैं ये 60 दिनों का महासंग्राम प्रोग्राम, जिसके अंदर ए टू जेड प्रैक्टिस। हर एक टीचर पहले रिवीजन उस टॉपिक का और उसके बाद उसकी टॉपिक की प्रैक्टिस अच्छे सवालों की, जैसे सवाल आजकल आ रहे हैं। जैसे कि मैं गणित पढ़ाऊंगा तो मैं ये बताऊंगा कि आजकल आने वाले सवालों को कैसे आसान बनाया जा सकता है, और इस बात की गारंटी दूंगा कि कैसे तुम 25 सवाल 15 मिनट में खत्म कर पाओगे, ताकि बाकी विषयों के लिए भी वक्त रहे तुम्हारे पास। मैं दिखाता हूं एक झलक तुम्हें कि कैसे मैथ्स पढ़ने वाले हैं इस ए टू जेड प्रैक्टिस में। कई बार हमें लगता है एसएससी ने मुश्किल सवाल पूछ लिया, वो तब तक जब तक कि हमें आसान सॉल्यूशन नहीं पता। देखिए जरा, ये सवाल आपने देखा होगा, एक बार पढ़ लीजिए और फिर इस वीडियो को रोक के इस सवाल करने की खुद कोशिश करिए, या आपने जहां से भी पढ़ा है वो सॉल्यूशन कॉपी में ढूंढ के देखिए। अब सॉल्यूशन मेरा देखिए। मैं कहता हूं जब भी कभी ऐसा सवाल आए, मैं एक चीज हमेशा ये बात कही है कि तरीके डेटा से डिसाइड होते हैं। इस सवाल में मीटर पर सेकंड दे रखा है, उत्तर भी मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है। ओवरऑल स्पीड जो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको 5/18 से गुणा करके बहुत आसानी से 25 मीटर पर सेकंड बनाया जा सकता है। लेकिन अब करें कैसे? यहां तो घंटे हैं, कहीं मिनट है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एलिगेशन, आप सोच नहीं पाए कि इस सवाल पे एलिगेशन भी लग सकता है, और जब हम वक्त पे एलिगेशन लगाते हैं तो हमें स्पीड का रेशियो मिलेगा। हमने क्या किया, हमने देखा कि 25 मिनट यहां थे, 35 मिनट बचे हुए यहां थे, यहां स्पीड 15.2 मीटर पर सेकंड थी, यहां स्पीड 25 थी। एलिगेशन फेंक के मार दिया। मैंने देखा इन दोनों का रेशियो कितना है, 5:7। मैंने देखा 15 में से 15.2 घटाऊंगा कितना आएगा, 9.8। अगर 7 की जगह 9.8 आ रहा है, यानी 1.4 से मल्टीप्लाई हो रही है, यहां कितना आएगा, 7। इसमें से इसको घटाया था, यहां पे क्या लूं कि नीचे 7 आ जाए, तो उत्तर होगा 32 मीटर पर सेकंड। यही पूछ रहा था। आप सोच पाए थे एलिगेशन? नहीं। देख लेना एक बार, ना मजा आ जाए नाम बदल देना। बात अर्थमेटिक की थी। आपको पता है पेपर में कुछ ऐसे भी सवाल आते हैं एडवांस मैथ्स का, और मुश्किल सवालों में से एक सवाल सीजीएल प्री 2023 14 जुलाई को पूछा गया शिफ्ट 3 में, और बच्चे करते रहे और कई छोड़ भी आए कि सवाल मुश्किल पूछा है। लेकिन मैं एक अप्रोच ये भी सिखाता हूं जब क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताता हूं कि क्या पूछा है, एक नजर उस पे, और क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, एक नजर अगर उस पे डाल लें तो बात कई बार बिना इसके भी बन जाती है। साइन स्क्वायर बीटा पूछा था, नेगेटिव नहीं हो सकता, ये दोनों उत्तर नहीं होंगे। साइन स्क्वायर बीटा पूछा है, मैं तो जानता हूं साइन बीटा कभी 1 से बड़ा नहीं होता, स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा 1 से, तो ये कैसे हो सकता है? तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, जो बचा था वही उत्तर था। ये सब अप्रोच के साथ हम ए टू जेड प्रैक्टिस बैच में पढ़ेंगे। देखते हैं कैसे सिलेक्शन नहीं होगा। एनर्जी अपनी आप में ट्रांसफर करूंगा और सिखाऊंगा कैसे गणित को आसान बनाया जा सकता है। अर्थमेटिक हो, एडवांस हो, लेकिन तरीके, सॉल्यूशन हमेशा एडवांस रहेंगे। आपने देखा, जिस सवाल में आप सोच नहीं सकते थे कि एलिगेशन लग सकता है, और ये सवाल इतना आसान हो सकता है, उसको आसान बना दिया, हलवा बना दिया। ऐसे ही नए नए सवाल, चाहे वो पेपर में आए हुए हो चाहे आने वाले हों, उन सबको भी हलवा बनाएंगे। तैयारी के स्तर को लेवल 1 से लेवल 2 ले जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका हर हाल में सिलेक्शन हो, तो मैं एक बात कहता हूं कि अब मुझे डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता टूट तक जाता है। सवालों के वो तरीके जो जरूरी हैं, जो आपके वक्त को कम करेंगे, जो आपके दिमाग को कम थकाएंगे, वो हम सिखाएंगे। हमने खुद 5 बार सिलेक्शन लेके हर एक चीज को करीब से देखा है। पेपर के अंदर होने वाले टाइम मैनेजमेंट को सिखाएंगे, पेपर के होने वाले स्ट्रेस को मिटाएंगे। ये सब कुछ आप मुझसे सीखेंगे, हमारी टीम से सीखेंगे। मैं अंकुल सिंह आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम कम समय में बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एसएससी कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस अपने पूछ देती है पेपर्स में, जो कि बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, बच्चों को परेशान करते हैं। जैसे कि रहा एक ये क्वेश्चन है, द टीचर सेड दैट अ मैन इज अ स्लेव टू हिज डिजायर्स। हमें बताना है कि ये सेंटेंस जो है इसमें कोई मिस्टेक है या नहीं, और अगर है तो क्या है, हम उसको कैसे करेक्ट करेंगे, ये सोचना है। तो जब हम इसको सेंटेंस को पहली बार देखेंगे तो हमारे दिमाग में आइडिया आएगा ऐसा कि ये हमारी मेन क्लॉज पास्ट में है, यहाँ साइड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये इज गलत है, इसकी जगह वॉज आएगा।
तो हम यही करेक्शन करके भागाएंगे, सी पार्ट टिक मार देंगे। लेकिन जब आपको अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं आपको आर्टिकल्स के, तो आपको ध्यान से देखिए यहाँ पर हमने मैन एक नाउन लिखा है। अब मैन क्या होता है कि ये आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन को हम बिना डिटर्मिनर के नहीं लिख सकते। सबको पता है कि हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब भी लिखते हैं तो डिटर्मिनर के साथ ही लिखते हैं। मैं एक एग्जांपल से बात आपको समझाता हूं। जैसे हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन 2, मोहन हैज फूड, फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो आप देखोगे कि हमने यहाँ पर 3 नाउन्स लिखे हैं। एक नाउन है फूड जो कि अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर ही होते हैं। फूड मटेरियल नाउन होता है, मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है, तो ये हमेशा सिंगुलर रहेगा। उसके बाद हमने लिखा फ्रेंड्स जो कि काउंटेबल नाउन है लेकिन प्लूरल नंबर में। और उसके बाद में फैमिली है। फैमिली कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन्स भी काउंटेबल होते हैं और ये सिंगुलर नंबर में। ठीक, तो ये नाउन अनकाउंटेबल है, ये नाउन काउंटेबल है लेकिन प्लूरल है, और ये नाउन जो है वो काउंटेबल है लेकिन सिंगुलर है। अब हमें पता करना है हमने सेंटेंस सही लिखा है गलत लिखा। तो आंसर ये है कि अगर हम कभी किसी नाउन को जो कि सिंगुलर काउंटेबल हो बिना डिटर्मिनर के लिखेंगे तो गलत है। अनकाउंटेबल नाउन बिना डिटर्मिनर के जनरल सेंस में ठीक है, प्लूरल नाउन्स जनरल सेंस में बिना डिटर्मिनर्स के ठीक है, लेकिन अगर कोई नाउन काउंटेबल है और सिंगुलर नंबर में लिखा गया तो वो बिना डिटर्मिनर के गलत है। तो हमें उसके साथ में लिखना पड़ेगा मोहन हैज फूड, फ्रेंड्स एंड अ फैमिली। ये हमारा करेक्शन हो गया। अच्छा, लेकिन मैन को लेकर क्या होता है कि मैन नाउन जो होता है वो होता तो काउंटेबल है, लेकिन अगर हम उसका यूज करें पूरी मैन काइंड को रेफर करने के लिए, ना कि किसी एक इंडिविजुअल पर्सन को रेफर करने के लिए, तो हम उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लिखते। सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने के बावजूद भी उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लिखा जाता। एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, डैश मैन इज डेड, और दूसरा हमने लिखा डैश मैन इज इमॉर्टल। अब यहां पर आप देख रहे हो कि हमने लिखा है एक नाउन मैन, यहां भी लिखा है और यहां भी लिखा है, और हमें इसके पहले डिटर्मिनर यूज करना है। अगर यूज करना है तो कौन सा यूज करना है ये भी बताना है। तो जब दोनों सेंटेंस को आप समझने की कोशिश करोगे तो ये जो हमने डेड लिखा है, डेड का मतलब मृत, ठीक है, तो ये एट्रीब्यूट किसी एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन का होगा। कोई एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन होगा, वो मर गया होगा, तो हम उसके बारे में बता रहे होंगे कि ही इज डेड। तो यहां पे मैन जो वर्ड हमने यूज किया वो किसे रेफर कर रहा है, किसी इंडिविजुअल पर्सन को। लेकिन यहां पर ये जो हमने मैन लिखा ये किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए नहीं यूज हुआ। मैन इज इमॉर्टल, इमॉर्टल का मतलब होता है नश्वर, जो एंड हो जाए, जिसका अंत हो जाए। तो ऐसा नहीं कि कोई एक इंडिविजुअल पर्सन है वही इमॉर्टल है। सॉरी, इमॉर्टल लिखना चाहिए था, यहां पर गलती से इमॉर्टल हो गया। द मैन इज मॉर्टल, तो वो भी सही था लेकिन वो फैक्चुअली गलत था, तो हम यहां पे लिख देते हैं मॉर्टल। द मैन इज मॉर्टल, मॉर्टल का मतलब नश्वर, जो मर जाए, जिसका अंत हो जाए, जो समाप्त हो जाए। तो ये जो बात हम बता रहे हैं वो किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए वैलिड नहीं है। ये सारे मैन जितने भी इंसान हैं पृथ्वी पर उन सबके लिए वैलिड है। सब मॉर्टल हैं, सबको एक दिन मरना है, कोई भी अमर नहीं है। तो ये जो हम यहाँ पे मैन वर्ड यूज कर रहे हैं, ये मैन वर्ड किसी एक सिंगल इंडिविजुअल को ना रेफर करके होल ह्यूमन रेस को, या यूं कह लीजिए पूरी मानव जाति को रेफर कर रहा है। जब ये डिफरेंस हमें समझ में आ जाता है कॉन्टेक्स्ट से, सेंटेंस हम पढ़ते हैं, सेंटेंस को पढ़कर समझते हैं, फिर कॉन्टेक्स्ट हम जान जाते हैं कि यहाँ पे मैन का मतलब कोई एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन है, या मैन का मतलब यहाँ पे मैन काइंड है, ह्यूमन रेस है। तो अगर मैन का मतलब हो कोई एक इंडिविजुअल पर्सन, तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से ए या द कोई भी आर्टिकल यूज कर लो। आपको लगता है जिस मैन के बारे में बात की जा रही है वो एक डेफिनेट मैन है, जिसके बारे में हमारे लिसनर रीडर को पता है पहले से, वो उसके बारे में जानते हैं, तो आप लिखो द मैन इज डेड। द मैन का मतलब दैट मैन, जिसके बारे में हमारे रीडर को या लिसनर को पहले से पता होगा कि हम कौन से मैन की बात कर रहे हैं। अगर आप इंडेफिनिट मैन की बात करना चाहते हो, कोई जनरल पर्सन है, ज्यादा उसके बारे में जानकारी आपके लिसनर या रीडर को नहीं, तो आप लिख दो अ मैन इज डेड। अ मैन इज डेड का मतलब एक आदमी मर गया, द मैन इज डेड का मतलब वही वाला आदमी मर गया। तो ये बात एक इंडिविजुअल पर्सन को हो रही है। लेकिन अगर हम बात ह्यूमन रेस की करें, मैन काइंड की करें, तो यूज नो आर्टिकल, तो कोई आर्टिकल नहीं लिखना, ये ऐसे ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि मैन नाउन को जब भी हम ह्यूमन रेस को या पूरी मैन काइंड को रेफर करने के लिए यूज करते हैं वाइडेस्ट सेंस में, तो इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लिखते। मैन मीन्स द ह्यूमन रेस, अ मैन मीन्स द मैन मीन्स सम इंडिविजुअल पर्सन। अब अपने इस क्वेश्चन को पढ़िए। द टीचर सेड, टीचर ने कहा, क्या कहा, दैट अ मैन इज अ स्लेव टू हिज डिजायर, कि जो मनुष्य है, इंसान है, वो अपनी इच्छाओं का गुलाम है। ठीक है, हमारी इच्छाएं जो होती हैं वो हमसे गलत काम या सही काम करवाती हैं, मतलब हम अपनी इच्छाओं के हिसाब से चलते हैं, हम उनके गुलाम हैं। तो ऐसा नहीं कोई एक इंडिविजुअल पर्सन है, कोई एक इंडिविजुअल मैन है वही अपनी इच्छाओं का गुलाम है, ये बात सबके लिए हो रही है। तो यहाँ पे मैन का मतलब जो है वो कोई इंडिविजुअल पर्सन नहीं है, यहाँ पे मैन का मतलब है मैन काइंड, यहाँ पे मैन का मतलब है ह्यूमन रेस। तो अगर इस मैन का मतलब मैन काइंड है और ह्यूमन रेस है, तो फिर ये जो हमने आर्टिकल लिखा ये गलत है, इसको हमें हटाना पड़ेगा, केवल लिखिए मैन। तो आंसर क्या हो जाएगा, द टीचर सेड दैट मैन इज अ स्लेव टू हिज डिजायर्स। टीचर ने कहा कि जो मनुष्य है, मनुष्य का मतलब सारे इंसान, कोई एक नहीं, सारे इंसान जो है वो अपनी इच्छाओं के गुलाम है। अब हमारे दिमाग में वो क्वेश्चन भी रह जाएगा कि भाई यहाँ पे सैड लिखा हुआ है हमारी मेन क्लॉज पास्ट में, तो हमने अपनी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो है उसमें इज क्यों लिखा, ये भी पास्ट में होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर मेन क्लॉज पास्ट में होती है तो उसकी कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी पास्ट में होती है। तो जो बच्चे सी ऑप्शन टिक मार देते हैं वो अभी भी ये सोचेंगे कि यहाँ पे वॉज क्यों नहीं लिखा। तो वॉज इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये जनरल फैक्ट है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स जो कि कोई प्रोवर्ब होते हैं, कोई यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं, उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखा जाता है, भले ही उनकी मेन क्लॉज पास्ट में हो। तो यहाँ पर आपने सीखा कि हम ये जो क्वेश्चन है इसका करेक्शन कैसे करेंगे, मेन से पहले जो ए आर्टिकल है उसको रिमूव करें।
अब आपने देखा कि हम अगर कॉन्सेप्ट्स की मदद से अप्रोच करें क्वेश्चंस को, तो क्वेश्चन कैसा भी हो हम उसको बहुत ही आसानी से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। रीजनिंग के 25 सवाल 15 मिनट में कैसे खत्म होंगे ये हम सिखाएंगे। देखो दोस्तों, कुछ डिफरेंट सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में जहां आप अक्सर गलती कर देते हो, जैसा कि सवाल आपके सामने है। देखो इसका जो आंसर अगर आप लोग दोगे तो क्या दे सकते हो, आपको लगेगा 5 + 6 6 और 11 + 6 17 17 + 6 23 और 23 + 6 29 29 आपके ऑप्शन में भी, जबकि इसका आंसर नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें डिफरेंट ऐसा क्या है। बहुत ही यूनिक सवाल है, जबरदस्त सवाल है। देखिए अब आप इसको रफ करता हूं मैं। पता क्या है, अब आप बोलोगे 6 क्यों नहीं था, क्योंकि अगर 29 जोड़ते हैं आप तो प्लस कितना आता है, 6 करके 35 होना चाहिए था, यहाँ तो 35 ही नहीं है, इसलिए गलत था ये। तो इसका जो आंसर है, देखो ये सब आपको क्या दिखाई दे रहा है भाई साहब, ये है आपके सब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर की सीरीज बिल्कुल डिफरेंट होती है। वहां ये नहीं कि उनके बीच में जो गैप होगा बिल्कुल सीक्वेंस में होगा, वहां कोई पैटर्न फॉलो नहीं करेगा, सिर्फ एक पैटर्न फॉलो करेगा, वो करेगा प्राइम नंबर। यानी कि 5 के बाद एक प्राइम नंबर हमने स्किप किया 7, फिर 11 आ गया, 11 के बाद हमने एक प्राइम नंबर स्किप किया 13, फिर 17 आ गया, फिर 19 प्राइम नंबर है, छोड़ के 23 लिख दिया, 23 का प्राइम आता है 29 29, अगला प्राइम क्या आएगा 31, और यहाँ पे 37 हो गया, और ये 41। यानी इस सवाल का आंसर क्या बना 31। मैं आपको बताऊं कि जब भी नंबर सीरीज का सवाल आप करें तो लास्ट वाला नंबर भी चेक करें आप, तभी आपकी सीरीज पूरी करेक्ट मानी जाएगी। ऐसा नहीं कि आप यहां तक आंसर दे दें, यहां तक इस सवाल का आंसर 2 हो जाएंगे, 5 और 6 11 6 17 6 23 6 29 भी हो जाएगा और 31 भी हो जाएगा। आंसर क्या देना है आपको, जो 41 तक अप्लाई होगा। ऐसे आपको एक और जबरदस्त सवाल दिखाता हूं, दूसरा सवाल देखिए 112 क्वेश्चन मार्क 34203। अच्छा इसका आंसर आप क्या दे सकते हो, मुझे मालूम है पक्का क्या आंसर आप निकाल लोगे। आप इसका आंसर निकालोगे 1 एकम 1 1 दूनी 2 और 2 तिया 6, और 6 आपके ऑप्शन में भी है। और उसके बाद क्या बोलोगे आप, सर 6 इसका आंसर आ गया, जबकि 6 इसका आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां गुणा 4 नहीं है, 6 चौक 24, यहां गुणा 5 नहीं है। अगर आप कोई लॉजिक लगा रहे हो तो आपका वो लॉजिक एंड तक अप्लाई होना चाहिए, तभी तो आप लॉजिक लगाओगे। आपका लॉजिक ही अप्लाई नहीं हो रहा, इसका मतलब इस सवाल का आंसर 6 नहीं है। आप जो लॉजिक सोच रहे थे वो बिल्कुल गलत लॉजिक है। इस सवाल का डिफरेंट लॉजिक क्या, देखो ये वो सवाल है जहां आप अक्सर पेपर में गलती कर देते हो कि हमारे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए, और वो इसका आंसर नहीं होता। मैं आपको बताऊं कि नंबर सीरीज के सवालों में आप हमेशा बड़े नंबर से लॉजिक लगाएं, आपका सवाल 100% करेक्ट होगा, जैसा कि मैं आपको इन क्लासेस में आगे पढ़ाऊंगा। देखो 34 से 203 देखो आप कैसे पास पहुंच सकते हैं। 34 छक्के 204 -1 203। मुझे पता लग गया यहाँ पे मल्टीप्लाई के साथ हमें नंबर माइनस भी करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे आंसर कुछ बन पाएगा। डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं है, डायरेक्ट प्लस नहीं है, डायरेक्ट माइनस नहीं है। यानी यहाँ गुणा 6 है तो फिर यहाँ पे क्या होगा, गुणा 5 -1। यहाँ गुणा 5 -1 तो यहाँ पे क्या नंबर होना चाहिए ऐसा, 7 पंजे 35 -1 34। 7 इज द राइट आंसर। बात समझ में आई क्या, इसमें आपको डिफरेंट लगा, ये इसका डिफरेंट लॉजिक है, इसकी वजह से आंसर आपका गलत आ रहा था। अगर आप ये लॉजिक आप नहीं लगा रहे थे तो देखो पीछे करूं आपको, यहाँ पे गुणा 4 -1 7 आ गया, यहाँ पे सेम गुणा 3 -1 1 तिया 3 -1 2 आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई होगी 2 से 1 दूनी 2 -1 1 आ गया। ये वो डिफरेंट सवाल है जहां आपको लगता है कि इसका आंसर ये होना चाहिए और वो ऑप्शन में भी दे रखा होगा और वही उस सवाल का आंसर नहीं होगा। तो मैं ये बारीकियां समझनी है, बारीकियां पढ़ी नहीं है, जिसके लिए मैं आपको ये क्लासेस आगे लेके आ रहा हूँ। जीएस में कई बार बहुत पढ़ने के बाद भी बहुत बेसिक प्रश्नों पर हमसे गलतियां होती, खासकर मैं यहाँ पर आपके सामने इन प्रश्नों का उदाहरण रखना चाहूंगा। जैसे पॉलिटी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लेते हैं। पूछा गया कि संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होता है। अब जनरली होता क्या है कि हम पॉलिटी में पढ़ते हैं कि यूनियन एग्जीक्यूटिव का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में हेड के रूप में दिखाई देते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो हमें लगेगा ये प्रश्न पूछा गया, इसका आंसर प्राइम मिनिस्टर होगा। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, प्रेसिडेंट। क्यों, क्योंकि आपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 53 पढ़ा होगा। अब आर्टिकल 53 की वर्डिंग याद है, जिसमें लिखा है कि एग्जीक्यूटिव पावर किसमें वेस्टेड होगी, प्रेसिडेंट में। आर्टिकल 53 सेज द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, यानी संघ के कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं। तो इसका उत्तर हो गया राष्ट्रपति। ऐसे ही एक प्रश्न भूगोल का भी देखते हैं, जो आमतौर पर बच्चे बहुत बेसिक सा प्रश्न होता है लेकिन गलतियां करते हैं। जैसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि धरातल के नीचे प्रवेश करने पर, यानी अर्थ के इंटीरियर में जाने पर टेम्परेचर का जो इंक्रीजिंग रेट है वो क्या होगा। तो यहां पर ऑप्शंस में क्या लिखा है कि जैसे जैसे हम अंदर गहराई में प्रवेश करेंगे, डेप्थ में जाएंगे, इंटीरियर में, टेम्परेचर जो यहां पर इंक्रीज हो रहा है उसका रेट। तो इसमें जनरली हम भूगोल में क्या पढ़ते हैं कि गहराई में प्रवेश करने पर तापमान बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसका उत्तर यहां पर इंक्रीजेस नहीं होगा, आंसर होगा डिक्रीजेस। अब कहेंगे सर ऐसा कैसे, तो कारण यह है कि यहां पर प्रश्न में साफ साफ कहा गया है कि तापमान की वृद्धि दर, आपको वृद्धि दर टर्म पर याद रखना, यानी टेम्परेचर तो बढ़ेगा लेकिन टेम्परेचर के इंक्रीज का रेट डिक्रीज होता जाएगा।
जैसे आपने अगर ये टॉपिक पढ़ा हो तो मालूम होगा कि प्रथम 100 किलोमीटर की गहराई पर, फर्स्ट 100 किलोमीटर की डेप्थ पर जो टेम्परेचर का इंक्रीजिंग रेट होता है वो 12 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होता है। उसके बाद के अगले 300 किलोमीटर पर यह 3 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होता है और नीचे जाने पर यह 1 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होता है। यानी टेम्परेचर तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन उसका इंक्रीजिंग रेट डिक्रीज होता जाता है। तो ऐसे प्रश्न जीएस में कई बार बेसिक स्टडी हमारी होते हुए भी यहाँ कंफ्यूजिंग से लगते हैं और हम गलती कर देते हैं। CGL 2024 में सक्सेस इंश्योर करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप प्रश्नों का अभ्यास बराबर करें और इसीलिए अभिनय मैथ्स की टीम आपके लिए एक प्रैक्टिस सेशन ला रही है जिसमें मैं राजेश शुक्ला आपको जीएस पर प्रैक्टिस कराऊंगा। मैं सुशांत शर्मा आपको इस बैच में लेकर आऊंगा साइंस का जो बदलता हुआ पैटर्न है। आप देख रहे हैं कि टफ क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं, बच्चा खो जाता है क्वेश्चंस में। तो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन देखें आप, तो प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन सीजीएल पूछ रहा है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक पदार्थ है। 2 प्रकार के पोषक पदार्थ होते हैं, एक होता है आपका दीर्घ, एक होता है सूक्ष्म, मैक्रो एंड माइक्रो। तो इनको याद करने का एक ट्रिक होता है जो लगातार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो ये सूक्ष्म पोषक पदार्थ हैं प्यारे बच्चों, इनका याद करने का एक ट्रिक है, जमाने ने मोहब्बत बे फेंकी कुल्हाड़ी, जमाने ने मोहब्बत बे फेंकी कुल्हाड़ी। तो आप देख लेंगे कि ये सारे के सारे सूक्ष्म पोषक पदार्थ हैं, सारे के सारे सूक्ष्म पोषक पदार्थ हैं। Zn, क्या Zn इसमें है? नहीं। Mn, मैग्नीज है, तो ये क्या है आपका सूक्ष्म पोषक पदार्थ है। यहाँ पर क्या है आपका MO, मोलिब्डेनम, ये सूक्ष्म पोषक पदार्थ है। आयरन, Fe, ये सूक्ष्म पोषक पदार्थ है। तो आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका बी। आप देख रहे हैं, आप ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो आप घबरा जाते हैं और निश्चित रूप से दिक्कत हो जाती है, लेकिन अब इन क्वेश्चन को आप आराम से कर पाएंगे। याद करने का तरीका है सूक्ष्म पोषक पदार्थ को जमाने ने मोहब्बत पे फेंकी कुल्हाड़ी। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका, आपके एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन है। आपसे पूछे निम्नलिखित में से कौन सा हैलोजन तत्व नहीं है। हैलोजन ग्रुप कौन सा होता है प्यारे बच्चों? जो 17th ग्रुप होता है आपका वो हैलोजन ग्रुप होता है। और इसमें कौन कौन आता है? इसमें आता है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और कौन आएगा आपका एस्टाटाइन। ठीक है, कौन आएगा आपका एस्टाटाइन। अब ये सारे के सारे हैलोजन ग्रुप के एलिमेंट हैं। इनको याद करने का तरीका क्या है आपका? फूलों की बाहर आई एस्टाटाइन, फूलों की बाहर आई एस्टाटाइन या फकल ब्राई, कुछ भी आप याद कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर फ्लोरीन है, ही फ्लोरीन, यस सर। यहाँ पर ब्रोमीन नहीं है। आयोडीन है। यहाँ पर क्या है आपका? एस्टाटाइन है आपका। तो यहाँ पर क्या नहीं होगा आपका? सेलेनियम नहीं है आपका। अब आपसे पूछने लगा सेलेनियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? तो प्यारे ये ऑक्सीजन ग्रुप का एलिमेंट होता है आपका। आपने सुना होगा ओ स्टाइल से टी पो। तो यहां पर क्या आ जाएगा प्यारे आपका? ये सेलेनियम आ जाएगा। इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 34 होता है। तो सेलेनियम हैलोजन का मेंबर नहीं है। अब यहां पर देखिएगा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, जब आप इक्वेशन देखते हैं एग्जाम में तो आप घबरा जाते हैं कि यार ये क्वेश्चंस कैसे आ गए। इसमें पूछा गया है कि कौन सा स्पीसीज ऐसा है इसमें जो एसिड के जैसा बिहेव करेगा। एसिड, तो हमें पता है एक साइंटिस्ट थे ब्रॉन्स्टन लोवेरी, उन्होंने कहा था कि एसिड बेस और क्या है आपका? प्रोटोन। क्या आपका? प्रोटोन। तो इन्होंने कहा था कि एसिड क्या होता है? अमीर। एसिड क्या होगा? अमीर होगा, जो रिएक्शन में क्या डोनेट करेगा? आपका प्रोटोन H+। और बेस क्या होगा? गरीब होगा। मतलब अमीर कौन होगा? वो जो क्या डोनेट करेगा? प्रोटोन, मतलब पैसा। और गरीब कौन होगा? जो पैसा लेगा गरीब होगा। अमीर क्या करेगा? पैसा देगा। तो एसिड कौन होते हैं? एसिड वो होते हैं जो प्रोटोन को डोनेट करते हैं और बेस वो होते हैं जो प्रोटोन को लेते हैं। तो आप देख रहे हैं यहां पर HPO4 है, यहां पर NH4 है आपका, यहां पर H2। मतलब ये क्या कर रहा है? ये प्रोटोन ले रहा है, ये प्रोटोन दे रहा है। तो दे कौन रहा है प्यारे बच्चों? प्रोटोन NH4+। तो NH4+ क्या होगा प्यारे बच्चे? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एसिड। ये क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। और बेस कौन होगा? बेस वो होगा जो प्रोटोन लेगा। तो आप समझ गए कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को कि कौन सा आंसर सही होगा। देख रहे हैं आप कितना टफ क्वेश्चन और ट्रिक के साथ हमने आसानी से सॉल्व कर दिया। तो जब आप इस बैच में जुड़ेंगे हमारे साथ तो ये ट्रिक आपको बताएंगी कि कैसे आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अरे चिंता किस बात की? बेढंगी आपकी दुनिया का हम ढंग बदल देंगे। कलम किताबें हाथ में ले लो, इस YouTube से हम जिंदगी का रंग बदल देंगे।